गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, जिसको कैपिटल गियरिंग और फाइनेंशियल लीवरेज भी कहते हैं। अब इस टॉपिक का जो मेन फोकस है वो डेट के ऊपर है, बोरोड फंड्स के ऊपर, डिबेंचर्स के ऊपर है कि हम कितना पोर्शन डिबेंचर्स का या बोरोड फंड्स का अपनी जो बिजनेस में यूज करेंगे। पोर्शन ऑफ डेट इन दी ओवरऑल कैपिटल, कि जो आपकी कैपिटल है, जो पैसा आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, उसमें डिबेंचर का कितना पोर्शन होना चाहिए। हम हमेशा बोलते हैं ना, आइडल रेशियो क्या है, 2:1, कि ज्यादा पैसा बाहर का लो, अपना पैसा आप कम यूज करो। अपना पैसा इन द सेंस इक्विटी से जो आप पैसा यूज करने वाले हो वो कम यूज करो। हम क्यों कहते हैं? क्योंकि एक हद से ज्यादा भी अगर डिबेंचर यूज करेंगे तो उसका भी हमें नुकसान होएगा। तो ये प्रॉपर हम विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल आज सॉल्व करेंगे। आगे इन्होंने लिखा है टू रेज फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल। फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल क्या है? सबसे पहले तो हम ये पढ़ते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल, जिसके ऊपर आपका खर्चा, आपकी कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड, आपको पे करनी पड़ेगी। डजंट मैटर आपको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल, डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि प्रॉफिट नहीं हुआ तो हम इंटरेस्ट नहीं देंगे, देना ही पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर आपको डिविडेंड देना पड़ता है, क्योंकि इसके ऊपर रेट फिक्स्ड होता है ना डिविडेंड का, तो वो भी देना ही पड़ेगा। सो इसलिए लिखा है टू रेज फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी के बेसिस के ऊपर आपने ये डिसाइड करना है कि अब फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल कितनी यूज करें। डिबेंचर, बोरोड फंड्स बाहर के ज्यादा यूज करें या कम यूज करें। किस लिए? सो एज टू इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, जिसको आप क्या कहते हो, वेल्थ भी कहते हो। ये सब कुछ किस लिए करना है? ताकि जो वेल्थ है इक्विटी शेयर होल्डर्स की वो इंक्रीज हो जाए, उनके शेयर के प्राइजेस बढ़ जाएं। ठीक है, उनको हमने मेन, हमारा फोकस इक्विटी वालों के ऊपर है, क्योंकि वो हमारे ऑनर्स हैं और ये तो हमारे आउटसाइडर्स हैं। इसलिए उन्होंने लिखा है कि आपने अब पूरे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पूरे टॉपिक में यही देखना है कि इक्विटी और डेट का कितना पोर्शन जो है एक बिजनेस फर्म में यूज किया जाना चाहिए। आइडल रेशियो क्या है? ये दो कंडीशंस बताई हैं। अब कंडीशंस तो मैंने लिखी हैं, ये किस चीज की कंडीशन है? डेट की, कि आप कितना डिबेंचर यूज करो। अगर तो डिबेंचर ज्यादा यूज करोगे या कम यूज करोगे तो कौन सी कंडीशन आएगी, ये उसके लिए लिखा हुआ है मैंने। फर्स्ट वन क्या है? फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज। फेवरेबल कब होएगा? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कम है, रेट ऑफ रिटर्न जो आपका है या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा है। ये क्या है? आपकी काइंड ऑफ इनकम है ना। अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो फेवरेबल है। अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, आप ब्याज जो पे कर रहे हो, आपकी पेमेंट जो आपने करनी है वो आपकी ज्यादा है, तो ये आपके लिए अनफेवरेबल पोजीशन है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हुआ? क्योंकि अब हम सम करेंगे तो उसमें भी मैं आपको एक चीज क्लियर कराऊंगी, यहां पे भी करा रही हूं, दोबारा कराऊंगी रिपीट में। ध्यान से सुनिएगा। अगर तो फेवरेबल पोजीशन है, फेवरेबल पोजीशन इन द सेंस, अगर आपको रिटर्न ज्यादा मिल रहा है और आप पेमेंट कम कर रहे हो, तो डिबेंचर जो है आप ज्यादा रेस करोगे। क्या करोगे? डिबेंचर ज्यादा रेस करोगे। और अगर आपकी अनफेवरेबल पोजीशन है, आपको पता है पहले ही कि आपको रिटर्न इतना नहीं मिल रहा, पर आपकी पेमेंट जो है, जो आपने इंटरेस्ट पेमेंट करनी है डिविडेंड के ऊपर या इंटरेस्ट देना है डिबेंचर को, वो ज्यादा है ऑलरेडी, अनफेवरेबल पोजीशन है, उस केस में आप डिबेंचर जो है वो ज्यादा रेज नहीं करोगे। क्या करोगे फिर? डिबेंचर्स को कम रेज करोगे। हम यही बोल रहे हैं कि 2:1 होनी चाहिए। अब जिन बच्चों को कंफ्यूजन है, दोबारा ये लाइन में करा रही हूं। हम ये कह रहे हैं कि 2:1 होनी चाहिए, ज्यादा डिबेंचर लो। पर अगर कहते कि फेवरेबल पोजीशन है फिर तो डिबेंचर ज्यादा अच्छे हैं, पर अगर अनफेवरेबल पोजीशन जा रही है फिर आप ज्यादा डिबेंचर रेज नहीं करोगे। अब ये प्रॉपर कैसे करना है मैं आपको विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल क्लियर कराती हूँ। बुक में एक न्यूमेरिकल दी है, आपने पेपर में भी अगर आपको फाइनेंशियल लीवरेज आता है 4 मार्क्स में, आपको ये प्रॉपर ऐसे ही बताना पड़ेगा। EBIT, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स, 2 लाख दी है, और ये दोनों कंपनीज के लिए, कंपनी X और Y दोनों के लिए सेम है। टैक्स रेट भी दोनों के लिए सेम है, टोटल कैपिटल भी दोनों की सेम है, 10 लाख 10 लाख। सिचुएशन यहाँ पे है, पहली सिचुएशन फॉर कंपनी X, वो क्या लिखी है उन्होंने कि हमने कहा है कि टोटल कैपिटल आपकी कितनी है? 10 लाख।
पहली कंपनी ने क्या किया, सारे का सारा पैसा अपना ही यूज कर लिया, मतलब इक्विटी वालों से ले लिया, डिबेंचर से कोई भी पैसा नहीं लिया। दूसरी कंपनी जो थी कंपनी वाई, ये सिचुएशन वाई की बात करूं, उस कंपनी ने अपना थोड़ा दिमाग लगाया। उन्होंने क्या किया, उनको लगा कि 10 लाख हमें चाहिए, ऐसे करते हैं 4 लाख इक्विटी का ले लेते हैं और 6 लाख हम डिबेंचर का ले लेते हैं। उन्होंने सारा पैसा अपना नहीं यूज किया जैसे कंपनी एक्स ने किया है, उन्होंने कुछ पैसा अपना यूज किया, कुछ पैसा बाहर का यूज किया, यानी कि बाहर का ज्यादा यूज किया 6 लाख। टोटल कैपिटल उनकी भी 10 लाख है। यहां तक क्लियर। अब उन्होंने क्या करना है, उन्होंने कैलकुलेट करना है ये कि किस कंपनी को फायदा ज्यादा हो रहा है। एक कंपनी जो डेट बिल्कुल नहीं यूज कर रही है, दूसरी कंपनी जो डेट यूज कर रही है, दोनों का क्या सीन होना चाहिए। फर्स्ट वन लिखा है इन्होंने EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि ना तो इसमें से मैंने अभी डिबेंचर वाला इंटरेस्ट माइनस किया है, ना प्रेफरेंस वाला डिविडेंड, डिविडेंड तो भी छोड़ो, टैक्स भी माइनस नहीं किया मैंने। ठीक है, सो वो मुझे ऊपर सम में गिवन है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को गिवन है और दोनों केसेस में सेम है, ये चीज ध्यान में रखना। सो EBIT फर्स्ट केस में भी 2 लाख है और आपकी सेकंड केस में भी 2 लाख है। पहले क्या माइनस होएगा, इंटरेस्ट। पहले इंटरेस्ट लिखा है ना, तो पहले क्या माइनस होएगा, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट किसके ऊपर पे करते हैं हम लोग, डिबेंचर के ऊपर। तो क्या कंपनी एक्स ने डिबेंचर लिए थे, चेक करिए, नहीं। जब डिबेंचर ही इशू नहीं किए उन्होंने, तो क्या उनको कोई इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, नहीं। दूसरी कंपनी ने 6 लाख डिबेंचर लिए, अगर मैं इसके ऊपर 10% लगाऊं इंटरेस्ट, गिवन होता है ना डिबेंचर के ऊपर फिक्स्ड होता है, तो मेरा कितना इंटरेस्ट बन जाएगा, 60,000। ठीक है, माइनस कर देते हैं। अब जो मेरे पास आएगा ये क्या है, अर्निंग बिफोर टैक्स, क्योंकि इंटरेस्ट तो हो गया माइनस। अब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स नहीं रहेगा, ये क्या रहेगा, अर्निंग बिफोर टैक्स। वो मेरी कितनी आ जाएगी, यहां से तो मैंने कुछ भी माइनस नहीं करा, एज इट इज सेम आ जाएगा। यहीं से मैंने डिडक्ट किया तो कितना आ जाएगा, 1,40,000। अब दूसरी चीज मैंने क्या माइनस करनी है, क्योंकि मुझे चाहिए अर्निंग आफ्टर टैक्स, तो मैंने टैक्स भी बीच में से माइनस करना है। टैक्स रेट आप लोगों को गिवन है, बोथ केसेस में सेम है 30%। ठीक है, सो 30% आपका इंटरेस्ट जो है, सॉरी टैक्स सेम है, तो मैं इसके ऊपर अगर 2 लाख के ऊपर लगाऊंगी 30%, 3 to the 6, ये आ जाएगा आपका 60,000। और 1,40,000 के ऊपर अगर मैं 30% लगा रही हूं तो मेरा कितना आ जाएगा, 42,000। अब मेरे पास ये आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स, क्योंकि इंटरेस्ट भी माइनस हो चुका है इसमें से और टैक्स भी माइनस हो चुका है। और माइनस करने के बाद मेरे पास जो अभी फिगर आई है वो है 1,40,000 और ये आई है 98,000। बस यहीं तक निकला है, पर काम हमारा यहीं पे खत्म नहीं हुआ, अभी हमने और भी आगे निकालना है। चेक करते हैं सबसे पहले। अब हमने मेन मुद्दा हमारा क्या है, हमने EPS चेक करनी है, अर्निंग पर शेयर, क्योंकि मैंने आपको डेफिनेशन में एक चीज कराई थी, मेन फोकस किसके ऊपर है, वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर्स की अर्निंग को इंक्रीज करना है, तो पहले मैं चेक करूं उनकी अर्निंग्स कितनी आ रही है। EPS कितना है, EPS का फॉर्मूला है EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। EAT कितना है हमारा, सबसे पहले हम EAT चेक करते हैं, अभी निकाला, पहले केस का निकालती हूं सबसे पहले मैं, 1,40,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अब शेयर्स 10 लाख दिख गए यहाँ पे, ये हमारी है कैपिटल। अगर मैं इसको 10 ईच डिवाइड कर दूं तो मेरे शेयर्स कितने आ जाएंगे, 1 लाख। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया, तो ये मेरे शेयर्स आ गए 1 लाख। अब इसको डिवाइड करने के बाद जो मेरी अर्निंग्स आई हैं वो है 1.40। ये किस कंपनी के केस में है, ये कंपनी फर्स्ट एक्स के केस में है। अगर कंपनी वाई का निकालना हो तो कितना आएगा, अर्निंग कितनी है कंपनी की, 98,000, और उनके शेयर्स कितने हैं आप चेक करिए, आपको दिया है यहाँ पे 6 लाख, सॉरी 4 लाख, 4 लाख डिवाइडेड बाय 10, तो आप लोगों का आ जाएगा यहाँ पे 40,000। सो 40,000 के साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास जो आएगी आप लोगों की
EPS वो है 2.45। अब यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस करी है, जिस कंपनी ने, हम कहते हैं कि बाहर का पैसा भी लो, बाहर का पैसा भी लो, अपना पैसा कम यूज करो, पर इस कंपनी ने सारा पैसा अपना यूज किया, तो कंपनी की अर्निंग पर शेयर कितनी है? सिर्फ 1.40। और जिस कंपनी ने बाहर का पैसा भी यूज किया है, डिबेंचर भी यूज किए, उनकी अर्निंग्स चेक करिए कितनी है, ज्यादा है। इसलिए कहा जाता है कि आपने क्या करना है, आप हमेशा अपना पैसा और बाहर का पैसा दोनों यूज करोगे। हमेशा अपना पैसा ही यूज करना और बाहर का पैसा ही यूज करना ये सही नहीं है। अब यहां तक तो हो गया। हमने आपको एक चीज बताई थी फेवरेबल वाली। हमने वहां पे कहा था कि अगर आपको जो भी रिटर्न हो रहा है वो ज्यादा है, ठीक है, अगर आपको जो रिटर्न होएगा वो ज्यादा है तो आप डिबेंचर ज्यादा रेस करो, जो कि अभी इस केस में हुआ। पर आपको कैसे पता चला आपका रिटर्न ज्यादा है? अभी मैं आपको कैलकुलेट करके बताती हूँ। सबसे पहले रिटर्न कैलकुलेट होता कैसे है, इसका फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा। ROI इज इक्वल टू, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो आपने निकालना है उसका फॉर्मूला क्या है? EBIT। आपको फॉर्मूला क्वेश्चन में गिवन है, आपने निकाला है। दोनों केसेस में आपकी EBIT कितनी थी? 2 लाख। डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी आप लोगों की? टोटल कैपिटल कितनी थी आप लोगों की? 10 लाख। अगर मैं ROI निकालूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 20%, ठीक है, क्योंकि रेशियो निकालनी है तो मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, तो 20%। आपने डिबेंचर को जो पैसा देना था, आपने कितना दिया डिबेंचर को? 10% इंटरेस्ट दिया। आपको मिला कितना? 20%। सो वही आप लोगों ने वो चीज है जो आपका था, सॉरी, रेट ऑफ रिटर्न, अगर उससे ज्यादा आप लोगों का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है तो हम मान के चलेंगे ये आपकी क्या है? फेवरेबल पोजीशन। 10% से ज्यादा है ना 20%, तो इस केस में उन्होंने कहा है कि आपके लिए डिबेंचर ज्यादा रेस करना फेवरेबल है, जो अभी हमने क्वेश्चन में प्रूव करा कि दूसरी कंपनी वाई कंपनी ने डिबेंचर यूज किया था, उनकी फेवरेबल पोजीशन में यूज किया था, तो उनकी अर्निंग ज्यादा आई है। अब अनफेवरेबल पोजीशन कैसे है? अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मैंने फेवरेबल का बता दिया, जो हमारा केस था हमने अभी पीछे किया है एक्स और वाई कंपनी का, उस केस में 20% मेरा रिटर्न था और 10% मेरा जो था वो रेट था, तो इस अकॉर्डिंगली मेरी फेवरेबल पोजीशन आई। और वहां पे ये लिखा है कि अगर फेवरेबल पोजीशन है तो ज्यादा डिबेंचर रेस करना आपके लिए सही है। अनफेवरेबल पोजीशन कहते मान के चलो कि जो EBIT है वो 80,000 है, ठीक है। पहले हमने कितना ट्रीट किया था उसको कि मान लो कि वो 2 लाख है पिछले सम में, अब हम मान के चलते हैं कि वो 80,000 है और टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी वही 10 लाख है। तो इस केस में उन्होंने कहा कि आपकी जो रिटर्न है वो कितनी आएगी? 8%। ये अनफेवरेबल पोजीशन है, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न अगर वो ज्यादा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से, उस केस में वो मेरी क्या है? अनफेवरेबल पोजीशन, क्योंकि ये तो 10% है और वो 8% है। अगर इस केस में आप डिबेंचर रेज करोगे तो आपकी अर्निंग्स डिक्रीज करनी स्टार्ट हो जाएंगी इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग, ठीक है। अब मुद्दा क्या है क्वेश्चन का? आपने वो सम एक्सप्लेन किया, सम एक्सप्लेन करने के बाद आपने यहां तक ये चीज एक्सप्लेन करनी है, क्योंकि ये इस सम के साथ रिलेटेड है ना। हमने यहाँ पे ये बताना है कि जो आप लोगों का EBIT है वो 20% है, सॉरी जो रिटर्न है वो 20% है और जो रेट है वो 10% है। आपकी फेवरेबल पोजीशन थी, उसकी वजह से ज्यादा डिबेंचर रेस करना आपके लिए सही है, वो कंपनी रेस कर सकती है। और जो मैंने नीचे कंडीशन बताई है वो आपको बताने के लिए कि क्यों मैं बोल रही हूँ कि अनफेवरेबल है या नहीं है, ठीक है, ये समझाने के लिए था। तो आपने जब सम कंप्लीट किया उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन इसी तरीके से देनी जरूर है, क्योंकि हमने ये पहले ही मीनिंग में क्लियर किया है। वहां पे फेवरेबल और अनफेवरेबल 2 कंडीशंस बता दी हैं। अब वो कैसे आप जस्टिफाई करोगे? विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। अब जिन बच्चों के दिमाग में, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, फाइनेंशियल लीवरेज कंप्लीट। अब आपको समझाने के लिए एक और चीज, हम क्यों कहते हैं कि सिर्फ डेट ही, बाहर का पैसा ही सारा ना लगाओ या सारा का सारा पैसा अपना ना लगाओ।